सो बाबू चलो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में होता है व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। वैसे हम ना पिछले दिन बताए थे कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा क्या बताए थे बाबू? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मैक्रो, यानी MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर होता है, और उस व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक ना। चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ेंगे, तो क्या क्या पढ़ेंगे तो 1.1 यानी कि पॉइंट पॉइंट बना बना करके इसमें हम पढ़ेंगे। पहले वाला पॉइंट में पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जो उसमें बात आएगा, तो आर्थिक क्रिया का क्या अभिप्राय होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसका मीनिंग क्या होगा, उसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड दूसरा पॉइंट में बाबू पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रिया के व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र स्तर। आर्थिक क्रिया जो होता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके व्यष्टि यानी एकल और समष्टि यानी सामूहिक स्तर जो होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसे कहेंगे माइक्रो एंड मैक्रो लेवल यानी स्तर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं हिंदी में आर्थिक क्रिया। एंड तीसरे पॉइंट पर बढ़ेंगे बाबू, क्या तीसरे पॉइंट पर पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र में बाबू जो हम जो पढ़ेंगे उसका क्या विषय सामग्री, सामग्री मतलब वस्तु क्या क्या है। अंग्रेजी में उसे कहेंगे, देखो विषय के लिए सब्जेक्ट और मैटर यानी सामग्री वस्तु। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को हम पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट में। और चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में क्या पढ़ेंगे बाबू? अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र की भाई प्रकृति कैसा होता है, नेचर, प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति। वास्तविक बनाम आदर्श, बनाम ही ठीक है बाबू, इसको गलती नहीं कहना, बनाम, वास्तविक बनाम आदर्श विज्ञान। अब हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे पॉजिटिव और नॉमिनेटिव साइंस, पॉजिटिव और पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस पढ़ेंगे, वास्तविक बनाम आदर्श विज्ञान को। यह तो हुआ कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या बाबू सब। उनके बाद ना हम देखो क्या पढ़ेंगे इसमें, पांचवा पॉइंट में पढ़ेंगे बाबू व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होगा उसका परिभाषा हम पढ़ेंगे पांचवा पॉइंट में, 1.5 में। उनके बाद देखो क्या कहते हैं, हम छठा पॉइंट बना करके पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र और उसकी शाखाएं। बहुत सारी जैसे पैर होती है तो पैर की बहुत सारे डाल होते हैं, उसी तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, स्कोप होते हैं, बहुत सारे स्कोप क्षेत्र होते हैं। और उनके बाद उनकी ब्रांचेस भी होती है, जैसे कि बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बैंक ब्रांचेस। उसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम क्या करेंगे, स्कोप और ब्रांच को जानेंगे। कौन से पॉइंट में बाबू? छठे पॉइंट में। और सातवां पॉइंट में हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र तभी से बोल रहे हैं बाबू, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो इसका क्या महत्व होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन करने से। अध्ययन के लिए यहाँ पर अंग्रेजी बनाया गया है बाबू स्टडीइंग, स्टडी का चौथा रूप है स्टडीइंग। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट में क्या पढ़ेंगे बाबू? देखो अगला पॉइंट में हम पढ़ेंगे आठवां पॉइंट बना करके व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की परिसीमाएं। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की परिसीमाएं पढ़ेंगे। इसमें अंग्रेजी में इसे कहेंगे लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। विश्लेषण के लिए अंग्रेजी में यहाँ पर बताया गया बाबू एनालिसिस, और व्यष्टि अर्थशास्त्र को तो अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लिमिटेशन यानी बड़ी सीमाएं, किसी भी काम का एक सीमा होता है, सीमा को अंग्रेजी में कहेंगे लिमिट, और लिमिटेशन यानी बड़ी सीमाएं ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइसिंग यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण की बड़ी सीमाएं। ऐसा यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक ना।
इसके अलावा हम क्या क्या पढ़ेंगे? अभी तक तो हमने जो 8 गो पॉइंट बनाए थे, 8 पॉइंट 8 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे उन सब के पॉइंट के बारे में जो जो बता रहे हैं। उनके बाद इसके अलावा भी हम क्या क्या जानेंगे इस चैप्टर में? तो उसके अलावा जानेंगे बाबू इसमें अध्याय की एक त्वरित पुनरावृत्ति। नाम सुना होगा पुनरावृत्ति, जब कोई भी ना कोई क्वेश्चन शुरू किया जाता है, मैथमेटिक्स शुरू किया जाता है, तो फर्स्ट एक चैप्टर दिया जाता है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन के लिए। हम इस चैप्टर का जब हम पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम इस चैप्टर का रिव्यू करेंगे। किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का। इस चैप्टर में जब हम अध्याय जब पढ़ लेते हैं, अध्याय का एक त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं, और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं बाबू ए क्विक यानी त्वरित, रिव्यू यानी पुनरावृत्ति ऑफ द चैप्टर यानी अध्याय। अध्याय का हम एक बार पुनरावृत्ति करेंगे, रिव्यू करेंगे। उनके बाद क्या होता है ना, प्रश्न। हम इस चैप्टर से जो भी प्रश्न होगा ना, उस प्रश्न को आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे उनके बाद होता है उच्च स्तरीय यानी हाई ऑर्डर के, हाई स्टेज के क्या होंगे, उच्च स्तरीय बुद्धि यानी थिंकिंग कौशल प्रश्न। उच्च स्तर के जो बुद्धि कौशल से संबंधित प्रश्न होगा ना बाबू, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। देखो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक शॉर्टकट नाम बनाया गया हॉट्स, और उसे हम पूरा विस्तृत नाम कहेंगे तो हॉट H फोर होगा हाई, और O फोर होगा ऑर्डर, एंड T फोर होगा थिंकिंग, एंड S फोर होगा स्किल। तो देखो हॉट्स HOTS हॉट्स नाम बनाया गया शॉर्टकट के लिए। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को शॉर्टकट में ऑर्डर्स कहा जाता है, हॉट्स कहा जाता है, और यानी हॉट्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। किस चैप्टर में बाबू? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिभाषा। उनके बाद देखो क्या पढ़ेंगे बाबू, अगला पॉइंट बना करके मूल्य यानी कोस्ट। मूल्य को अंग्रेजी में कहते हैं बाबू कोस्ट, जरा प्राइस कहते हैं हम। कोस्ट से संबंधित हम प्रश्न को जानेंगे, कोस्ट आधारित प्रश्न। अंग्रेजी में कहेंगे बाबू एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी एक शॉर्टकट नाम बनाया गया है VBQ को हम जानेंगे। VBQ यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लास्ट में देखो हम इसके बाद पढ़ लेंगे, मतलब सबसे अंतिम वाला पॉइंट आ जाता है, उसको हमें और क्या पढ़ना है। अंतिम में हम पढ़ेंगे केस स्टडीज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, इसको हम पढ़ेंगे बाबू इस चैप्टर में। यह तो हुआ कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। जब हम इस सबको पढ़ लेते हैं ना बाबू, तो देखो अब चैप्टर शुरू करते हैं। मतलब अब बहुत हो गया जितना हमको पढ़ना था, अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो 1.1 देखो हम बताए थे 8 कुछ पॉइंट बता करके बताएंगे 8 पॉइंट में इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर में। पहले चैप्टर जो है उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया। ऊपर में ही था आर्थिक क्रिया एक अभिप्राय। आर्थिक क्रिया का क्या अभिप्राय है, तो आर्थिक क्रिया का अभिप्राय पहला पॉइंट जो था, आर्थिक क्रिया के अभिप्राय में हम इसे देख लेते हैं। आर्थिक क्रिया के अभिप्राय में हम जानेंगे सबसे पहले आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं यह हम जान लेते हैं। कहता है बाबू वह क्रिया, हम क्या करते हैं, काम करते हैं, काम को ही कहते क्रिया। वह क्रिया जिसका संबंध आदमी का संबंध होता है। देखो भाई का संबंध बहन से, माँ का संबंध बेटा से, बेटा का संबंध दोस्त से, इस तरह से संबंध बना रहता है। तो अभी हमारा संबंध बेटा बाप से नहीं होगा, मतलब कि कहते हैं माँ संतान से नहीं होगा, संबंध होगा हमारा क्रिया से। तो वह क्रिया जिसका संबंध आवश्यकता का मतलब जानते ही हो तुम। वह क्रिया जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधन के उपयोग से है। एक बार हम फिर से तुमको बता दें कि इसमें से सब तुम जानते हो, सीमित साधन को बता देते हैं। सीमित साधन क्या है? सीमित साधन का मतलब किसी पुस्तक विक्रेता के पास इतिहास की 10 पुस्तकें हैं, तो साधन उसके पास क्या हुआ, सीमित है। 10 ही सीमित है ना बाबू, 10 ही पुस्तक है, सीमित साधन हो गया। अब उसके उपयोग से है हमारा अभिप्राय, तो वही हुआ आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया में मतलब वह क्रिया, वैसा क्रिया जिसका रिलेशन संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, हमारी जब ज़रूरत होता है उसे पूरा करने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधन के उपयोग से होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं बाबू। देखो दूसरे तौर में भी हम इस आर्थिक क्रिया को कहेंगे। आर्थिक क्रिया को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, क्या कहेंगे बाबू? देखो आय की सृजन करने वाली,
आय यानी इनकम, मतलब पैसा, जो भी इनकम का सृजन करेगा ना, इनकम की सृजन करने वाली सभी क्रियाएं। तुम कोई भी क्रिया का उदाहरण ले लो, जैसे घर बनाना, मजदूर घर बनाता है तो उसको आय का सृजन होता है। जैसे दुकान चलाना, दुकान में क्या होता है, आय का सृजन होता है। तो वैसी सभी क्रियाएं जिससे आय का सृजन हो, यानी आय का विकास हो, पैसा बढ़े, आमदनी बढ़े, तो आय का सृजन हो, उसमें हम क्या कहेंगे कि वही सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, देखो लेकिन कहता है लेकिन, बट इसमें एक कंडीशन, एक तो पहले कह देता है यह नंबर 1 में कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की क्या हो ना, बढ़ोतरी हो, आय का सृजन होगा, उसे हम कहेंगे क्या, आर्थिक क्रियाएं। लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं, जरूरी नहीं है सभी आर्थिक क्रियाएं से क्या होगा, आय का सृजन होगा। ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा आय का सृजन नहीं होता है उससे। जैसे ना हम कुछ आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, पोखर खुदवा दिए, और उसमें जब तक हम मछली नहीं डालेंगे तब तक क्या होगा, हमारा आय का सृजन नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसके बाद हम जाने बाबू तो देखो क्या कहता है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे बाबू, इकोनॉमिकल। आर्थिक के लिए इकोनॉमिक को एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो ना क्या बात कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भागों में से नंबर 1 में उपभोग आता है, कंजम्पशन। इसके बारे में ना हम डिटेल में जानेंगे बस इसी के बाद। सो उपभोग नंबर 1 में आता है, और 2 में कहेंगे उत्पादन, उपभोग और उत्पादन, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे बाबू, प्रोडक्शन, PRODUCTION, प्रोडक्शन। उनके बाद कहेंगे विनिमय, विनिमय यानी अंग्रेजी में इसे कहेंगे एक्सचेंज, एक्सचेंज जो कहते हैं उसे हिंदी में कहते हैं हम विनिमय। सो विनिमय। और उनके बाद कहेंगे इसे हम निवेश, निवेश को हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्ट करते कोई पूंजी को, पैसा लगाते हैं, उसे हम हिंदी में कहेंगे निवेश, इन्वेस्टमेंट। अब ना देखो नीचे में कुछ और भी जो 2 दिखाई दे रहा है। सो विनिमय को 2 भागों में बांट देता है, या आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ये सभी 4 ऊपर में हो गया और 2 नीचे में हो गया। ये 4 2 6 जो क्रियाएं हैं, ये सभी 6 क्रियाएं, 6 के 6 वो आर्थिक क्रिया से रिलेटेड, आर्थिक क्रिया से संबंधित है। आर्थिक क्रिया क्या है, अभी हम ना पीछे परिभाषा देकर के पूरा बताए थे। आर्थिक क्रिया जो वैसा क्रिया ना जिससे क्या होगा, मतलब हमारी ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए सीमित साधन है और हम उससे उसका उपयोग करते हैं, सीमित साधन का उपयोग करते हैं हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और वही क्रिया क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। सो हम ना पीछे अभी पढ़ लिए थे आर्थिक क्रिया क्या है। और आर्थिक क्रिया को देखो लगभग में 6 भागों में बांट दिया जाता है, 6 स्टेप में। पहला कहता है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, निवेश। और देखो विनिमय को यानी एक्सचेंज को 2 भागों में फिर बांट देता है। क्या कहता है कि नहीं भाई, एक्सचेंज जो होता है ना वो 2 माध्यम से होता है। अब देखो विनिमय 2 माध्यम से कैसे होता है। पहले वाला का नाम देता है वस्तु कीमत निर्धारण। वस्तु का जो कीमत निर्धारण करेगा ना, तो इसको कह देता है कि नहीं देखो विनिमय जो होगा ना, एक्सचेंज होने से पहले ही हम क्या करते हैं, वस्तु का एक कीमत निर्धारण करते हैं। किया जाता है ना, किताब जब प्रिंटिंग होता है तो वहाँ पे एक कीमत निर्धारण किया जाता है, उसका कॉस्ट, और कॉस्ट निर्धारण होने के बाद उसे फिर बाद में सेलिंग किया जाता है, यानी बेचा जाता है। सो यहाँ पर हम कहेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग हम करते हैं। और दूसरा हम यदि कहें तो बाबू क्या कहेंगे, साधन कीमत निर्धारण। साधन की हम क्या करते हैं, कीमत निर्धारण करते हैं, जिसे हम कहेंगे अंग्रेजी में फैक्टर प्राइसिंग।